अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने पाकिस्तान, चाइना, रूस और इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया का जिक्र करते हुए कहा कि वो ऐसे मिसाइल बना रहे हैं जिससे अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी को भी खदशात लाक हो सकते हैं। अब एक बड़ा इसमें सवाल ये है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल क्यों बनाएगा जिससे हम अमेरिका के ऊपर हमला जाके करेंगे। हमारा मिसाइल प्रोग्राम प्योरली जो फोकस है उस प्रोग्राम का, वो इंडिया को सामने रख के अपने मिसाइल सिस्टम बनाए गए हैं। जो बड़ी रेंज वाले भी हमारे मिसाइल जो कह लें मोस्ट लेटेस्ट उसका वर्जन भी होगा, तो वो शाहीन 3 या बबील मिसाइल हैं, वो भी इंडिया को ही मद्देनज़र रख कर बनाए गए हैं कि इंडिया के तूल अर्ज़ में अगर हमने हिट करना है तो हमें कौन से मिसाइल चाहिए। उसमें से कोई एक मिसाइल भी अभी तक ऐसा है नहीं एटलीस्ट जिसका कोई टेस्ट किया गया हो, तजर्बा किया गया हो या उसकी कोई ख़बर कहीं शाया हुई हो जो ये बताता हो कि पाकिस्तान यहाँ से अमेरिका पे हमला करेगा। हम करेंगे क्यों? पाकिस्तान का ऐसा ना कोई इरादा है और ना उसका कोई प्रोग्राम में अभी तक कुछ कहीं दुनिया के किसी रिसर्च पेपर में नज़र आई है। तो तुलसी के इस बयान से कोई तुलसी बाय द वे प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, वो इंडियन ओरिजिन की तो नहीं है लेकिन शी इज़ प्रैक्टिसिंग हिंदुज़म को, वो गीता भगवत को प्रैक्टिस करती हैं वो। तो उनका ये बयान थोड़ा सा अजीबोगरीब सा समझ से आने से बालातर है। इंडिया का नाम उन्होंने नहीं लिया। इंडिया के अंदर जो मिसाइल ऐसे तैयार किए जा रहे हैं जिनकी रेंज अमेरिका तक जाती है, उसका नाम उन्होंने, उसका तस्करा भी नहीं किया उन्होंने। तो आज के प्रोग्राम के आगाज़ में इस पर भी बात करेंगे और ओवरऑल जो ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका की गैर कानूनी जंग मुसल्लत की हुई है, उसके असरात इस खित्ते के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर क्या होंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ हैं एजाज़ अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। एजाज़ साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एजाज़ साहब, ये मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से जो बयान है, पहले इसी पे चाहूँगा कि आपका कॉमेंट मिल जाए। जी, आपने इब्तदाइया में जो कहा वो सही है जी। इस खातून ने बड़ा बददियानती से गलत गलत इंफॉर्मेशन दी है अपनी अमेरिका की कांग्रेस को, अमेरिका के सदर को, अमेरिका के अवाम को। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं है जो अमेरिका तक पहुंच सके। हमारी मैक्सिमम रेंज नोन है, बिल्कुल 2750 किलोमीटर, शाहीन 3। तो और ये बिल्कुल आपने सही उसमें कह दिया कि वो इंडिया स्पेसिफिक रहा है हमारा हमेशा प्रोग्राम कि अगर इंडिया से, भारत से कभी भी जारियत हुई तो उसका मुकाबला करने के लिए हमारा एटमी प्रोग्राम भी है और हमारा मिसाइल प्रोग्राम भी है। तो एक तो ये बात गलत की। दूसरा ये कि इंडिया का नाम नहीं लिया बीच में, और उसमें तो अग्नि 5 जो है वो 5000 से 8000 किलोमीटर तक जाता है। मैंने ऐसे अजराहे, यानी समझ लें कि क्यूरोसिटी से, कि मैंने उसको गूगल किया तो उसमें लिखा आया था कि जी इंडिया इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इसलिए इंडिया से हमें खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरह के शिफ्टिंग अलाइनमेंट्स आजकल दुनिया में हैं, कौन सा पता चलता है क्या कौन कब किसके साथ होगा। इस वजह से मेरे ख्याल में ये उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो अपनी अमेरिका की आवाम को मिसलीड कर किया है उसने जी। हम्म। सर, तुलसी का बयान तो ये है और दूसरी तरफ जो केंट जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है नेशनल काउंटर टेररिज्म के सरबराह की हैसियत से, उनका बयान तो और भी इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि ईरान से कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं था और ईरान के ऊपर हमला जो है सिर्फ इसराइल की माँ के ऊपर, उसकी पुश के ऊपर ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला किया। ना वो एटमी प्रोग्राम एटम बम बनाने के पहले करीब था जब इन्होंने वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया जून में, और ना उन्होंने कहा कि अब उनका एटमी प्रोग्राम इस काबिल था कि वहाँ पे कोई न्यूक्लियर हथियार बना सकते हो। सिर्फ इसराइल चाहता था, इसलिए उसने हमें धक्का दिया और हम इस जंग के अंदर कूद गए। अली लारिजानी की असैसिनेशन के ऊपर भी उनका कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा वो पीस टॉक्स के लिए वो खुले थे, ओपन थे, बातचीत पे आमादा थे, इसीलिए इसराइल ने उनको असैसिनेट कर दिया। और अली खामेनाई की शहादत के ऊपर भी उनका बयान यही है कि अली खामेनाई एटमी प्रोग्राम को इत्तदाल के एक ख़ास लेवल से ऊपर नहीं ले जाना चाहते थे और इन्होंने उनको मार कर उनकी शहादत के बाद एक रास्ता खोल दिया। तो उनका बयान तो तुलसी से मेरे ख्याल में बिल्कुल ही उलट सिमत में जाता है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर चाहे ईरान के जो मिसाइल हैं वो भी अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते, वो भी मेरे ख्याल में इसराइल तक ही पहुंचते हैं। और ये बात उनकी सही है। लेकिन ये जो आपने जो कैंट की का स्टेटमेंट सुनाया, और भी बहुत सारी अब आवाजें आ रही है, टकर कार्लसन बहुत खुलकर बोल रहे हैं कि अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी शिकंजे में फंस गए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बेबसी की तस्वीर बने नजर आते हैं, और वो रोक रहे थे इसराइल को कि आप उनके ऑयल रिजर्वायर पर हमले ना करें, लेकिन उन्होंने किए हैं। और अब आपके नतीजे में जब उनके साउथ डोम पे हमला किया गैस के, हमने कतर के जिक्र किया है, तो ये सोचे कि ये कहाँ जाएगी। और नजर आ रहा है कि इसराइल का मकसद ये है
तो ये दोनों क्षेत्र मैंने खलीजी रियासतें और इसराइल आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे को खत्म कर दे, ताकि कोई उसके लिए निजाम बना रहे और वो ग्रेटर इसराइल बन सके। मेरा ख्याल है अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है वो इतनी तेज अब हो रही है दुनिया भर में, उसके खुद के हाथ से निकलता चला जा रहा है। और मुझे लगता है कि चीन और रूस में जो सरकर्दा हंगाम की काफी मदद कर रहे हैं इसके, जो वो डिस्कस कर रहे हैं, 4-5 ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होगा जंग में, तो ये अमेरिका जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि अमेरिका का सदर जो है देश आगे लगकर इसने अपनी पूरे मुल्क का रफ्तार भी खत्म किया है, तो इतनी ज्यादा हलाकतों का बायस भी बनेगा। एजाज साहब, 3 हफ्ते तकरीबन, कल 3 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते तो आप समझ लें हो गए इस जंग को। और इस जंग में अभी तक अमेरिका जो दावा लेकर अंदर मैदान में उतरा था, इस वाय इसके कि वो ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही में मुलव्वस है, उसकी क़यादत की शहादत के अंदर मुलव्वस है, और ये सारी गैर कानूनी है, कोई यूएन सैंक्शन कोई इसके साथ शामिल नहीं है, सिर्फ इसराइल और अमेरिका दोनों इस वॉर के अंदर घुसे हैं बगैर किसी इंटरनेशनल सैंक्शन के। तो इस मामले के अंदर अब अरब मुल्कों का जो रोल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल वज़राए ख़ारजा का इजलास था जिसमें हमारे डार साहब भी गए हुए थे, और जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की वो आइंदा भी करेगा, जब उसके ऊपर हमला होगा तो जवाबी कार्रवाई करेगा। ट्रंप साहब ने अफसोस का इजहार कर दिया, इसराइल को बहुत गुस्सा आया था इसलिए उसने वो साउथ पारस वाली उनकी फील्ड के ऊपर अटैक किया। लेकिन ये कहीं अरब कोई मुल्क जो है अगर उसने गुस्से में कोई कार्रवाई की तो फिर इस जंग को रोकना मुमकिन नहीं रहेगा, ये काबू से बाहर हो जाएगा, पूरा खिते में आग लग जाएगी। बिल्कुल लग जाएगी। मेरा ख्याल है कि अरब ममालिक ये काम नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि अभी तक तो अमेरिका के अड्डे और वो फाइड हाउस जहाँ से अमेरिका का जो इस्तेमाल हो रहा है असला के खिलाफ, तो उससे हमले कर रहे हैं। अगर ये ऑल आउट वॉर हो गई और खुद ना बुर्ज खलीफा पे लगा दे या कहीं पे भी कर दे, किस कदर उनसे तबाही फैल सकती है। एक ईरान ने मेरा हिसाब से, मेरे जो उनकी अपनी हिकमत अमली होगी, लेकिन मेरा ख्याल है उनको सऊदी अरब पे हमला नहीं करना चाहिए था। और सऊदी अरब ने उनके साथ बाकायदा चीन की वसातत से रपोशना कर दिया हुआ था। और सऊदी अरब ने अनलाइक बहरीन एंड यूएई अब्राहम अकॉर्ड भी ज्वाइन नहीं किया हुआ था। वो इसराइल पे दबाव भी डाल रहे थे कि आप 2 स्टेट सोल्यूशन करें। तो मेरे ख्याल में ये करके उन्होंने ये मुश्किल खड़ी की अपने लिए। और वो बाकी खलीजी रियासतें और सऊदी अरब में एक खास फर्क है इसी वजह से कि इसराइल के खिलाफ जो है सऊदी अरब को अभी भी डटा हुआ है। तो ये उन्होंने थोड़ी ज्यादती की है। पाकिस्तान की भी उसके लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर दी, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट है। लेकिन वो एग्रीमेंट तो हम नॉन मुस्लिम स्टेट्स के लिए करते हैं, नॉन फ्रेंडली स्टेट्स के खिलाफ एग्रीमेंट होता है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये मुमकिन नहीं है कि ईरान के खिलाफ जंग में शरीक हो जाए या किसी हवाले से भी पाकिस्तान जंग में शरीक हो जाए। तो ये मेरा ख्याल में ईरान को इस मामले में थोड़ी अभी भी कोर्स करेक्शन करनी चाहिए। और अब जब सारी अरब स्टेट्स ने और मुस्लिम स्टेट्स ने दिया है, तो ईरान के ऊपर उन्होंने किया है, इसराइल पे नहीं की बात, ईरान पे की है। तो ईरान को जो मैसेज मिलना चाहिए, पाकिस्तान ने लिखा था, अच्छा किया कि अपनी स्टेटमेंट में लिखा कि जहां जहां से भी जारियत हो रही है वो सारा का सारा काबिल मुकम्मल। मैं एजाज साहब आपकी इस बात से 100% मुतफिक हूँ कि सऊदी अरब के ऊपर ईरान को हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही मुस्लिम दुनिया के लिए उसके लिए एक मरकज़ी हैसियत है मक्का और मदीना की। तो कम से कम उस मामले में अपने चैनल्स खुले रखने चाहिए। एजाज़ अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज पैनलिस्ट में हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर आबिद साहब, मारूफ माहिर मईशत हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं और साबिक वज़ीर दिफा भी हैं। इसके अलावा डॉक्टर शहजाद नईम और फवाद अनवर साहब वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर आबिद साहब, इस जंग के मुमकिन असरात पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए क्या हैं? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। पहलू तो एनर्जी का है, और इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ वो सिर्फ कीमतों का बढ़ना नहीं है, बल्कि सप्लाई अनसर्टन हो जाना, कि क्या ये पॉसिबल भी रहेगा अगर ये इसी तरह से एस्केलेशन बढ़ती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो इसी तरह से अगर ब्लॉक रहता है, या जो अभी रास अल ख़ान जो है LNG स्टेशन, वो उस फील्ड को जब बंद करना होता है और दोबारा उसको स्टार्ट करना, तो इसका मतलब यह है कि कम से कम हम 4 से 6 हफ्ते की बात कर रहे हैं उसका कूल डाउन पीरियड, और उसको 4 हफ्ते तो पक्के। तो और उसको दोबारा से फिर एक्टिवेट करना अगर किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस उसमें ना हो। ये तो कुछ इनडायरेक्ट लॉसेज है। अगर हम डायरेक्ट लॉस की बात करते हैं तो देखिए, $10 पर बैरल अगर इजाफा होता है तेल की कीमतों में,
तो पाकिस्तान में आज के रेट के हिसाब से 280 रुपये अगर डॉलर को लें तो ये 18 रुपये पर लीटर सीधा सीधा इजाफा है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं और अगर $10 पर बैरल बढ़ता है तो इसका मतलब है $18 पर लीटर तो हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज पर जो है वो बढ़ जाती है। अभी जो 55 रुपये इजाफा हुआ, अगर मैं इसको पिछले 3 हफ्तों के टोटल इजाफे को देखूं तो गो के पाकिस्तान में 20% इजाफा सबसे ज़्यादा इजाफा है। उसके बाद इजिप्ट ने 17% इजाफा किया था। लेकिन अगर हम आज के रेट के हिसाब से देखें तो अभी भी पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोक्योरमेंट प्राइस जो उसकी होगी फ्यूचर के सौदों से उससे बहुत पीछे है। और मैं देख रहा हूँ कि ईद के बाद हमें इसमें मज़ीद इजाफा करना पड़ेगा। अब ये तो कंज्यूमर के लिए लॉस है। गवर्नमेंट के लिए जो इस वक्त एक लॉस की सिचुएशन है वो ये है कि अगर 105 रुपये पेट्रोलियम लेवी, उस पर 35 रुपये टैक्स और 2.5 रुपये कार्बन टैक्स, अगर IMF के साथ रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के लिए वो भी इसमें शामिल करना है तो फिर तेल की कीमत इतनी ऊपर चली जाएगी कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे और हुकूमत अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो खोना शुरू कर देगी। तो ना सिर्फ ये कंज्यूमर के लिए पेनफुल है, ये गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी एक प्रॉब्लम है। इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इजाफी फॉरेन एक्सचेंज नहीं है हमारे पास, वो एक अलहदा से इसमें प्रॉब्लम है। आपका रेमिटेंसेस जो हैं, क्योंकि ये पीक टूरिज्म सीज़न है, गर्मी शुरू होने से पहले UAE का, कतर का, अब वहाँ पे जो एयरलाइन का जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे जो एक्सपैट सारे भाग रहे हैं। आप देखें कि जो इस वक्त इस जंग के विक्टिम बने हैं वो सारे एक्सपैट हैं और मेजॉरिटी पाकिस्तानीज हैं। आप तो खुद भी दोहा में फंस गए थे जाने के बाद। मैं खुद भी वहाँ पे, तो फिर आप दोहा से कैसे निकले वहाँ से? मुझे फिर बाई रोड जो है वो दोहा से दमाम, और दमाम वाली एयर स्पेस भी बंद थी, फिर दमाम से बाई रोड मक्का, और ये तकरीबन कुछ 24 घंटे का सफ़र बन जाता है। लेकिन इस वक्त जो बॉर्डर है दोहा से सऊदी अरब का बॉर्डर, उस पर जो एक्सपर्ट्स की और जिन लोगों के जाने वालों की लाइनें लगी हुई हैं वहाँ पे आपको घंटों लग जाते हैं। और ये बड़ी संगीन किस्म की सिचुएशन है। मैं जो 5-6 रोज़ जो दोहा में था तो स्वाय एक्सपर्ट्स के जो डिलीवरी राइडर्स थे और वही बदकिस्मती से वो मिसाइल के इंटरसेप्टर्स के जो टुकड़े हैं उन पे आके गिरते हैं मिसाइल के, सिवाय उनके आपको लोकल जो है वो कोई खाल खाल नज़र आते हैं। ये पैनिक का ये आलम हो चुका है कि आपको कोई पता नहीं कि किस वक्त आपके सामने कहाँ से जो शेल्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाए। तो ये जो एक शैटर हुआ है मिडल ईस्ट पे, पूरी दुनिया का ट्रस्ट, और मिडल ईस्ट का ट्रस्ट जो है वो अमेरिकन सिक्योरिटी पे और एनर्जी सप्लाई का जो है, ये सारी चीज़ें मिलके पाकिस्तान जैसे ममालिक की इकॉनमी पे इन द लॉन्ग टर्म काफ़ी असर डालेंगे। अभी हमने फर्टिलाइज़र की बात नहीं की, जो मैं सबसे बड़ा क्राइसिस देख रहा हूँ गर्मियों में। अगर आपकी गैस की सप्लाई नहीं होती है तो इसका मतलब होगा कि आपको जो लिमिटेड गैस है वही आपको फर्टिलाइज़र प्लांट्स को भी देनी है, वही पावर प्लांट्स को भी देनी है, वही डोमेस्टिक कंज्यूमर को भी देनी है। और जो इसके नतीजे में जो आपकी फर्टिलाइज़र है उसका रेट आसमान पे पहुंच जाएगा। ईरान जो है वो एक मेजर सोर्स था फर्टिलाइज़र के लिए, और कतर की गैस जो है वो एक मेजर सोर्स था हमारे फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए। तो ये लैग इफेक्ट के साथ जो हमारी STPI की अपनी रिसर्च है, हमारा ये ख्याल है कि इन्फ्लेशन जो है उसमें कम से कम इन्फ्लेशन को भी डिस्कस करते हैं। हमने वो डॉक्टर शहजाद ने इस पर एक रिपोर्ट भी लिखी है पाइट की जानिब से, उनको साथ लेते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। खुर्रम साहब, आप बताइएगा, मुख्तलिफ ऑप्शंस हुकूमत के सामने हो सकती हैं कि कैसे कॉस्ट जो है उसको मिटिगेट करें, इसका इम्पैक्ट कम से कम हो। एक तरीका का जो मेरे जहन में है, मैं उसको पिछले कई रोज़ से डिस्कस कर रहा हूँ प्रोग्राम में, आपसे भी राय चाहूँगा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलानी चाहिए और रेवेन्यू जो FPR इकट्ठा करते हैं डिविजिबल पूल में जाने से पहले उसमें आपको कोई 1,000 रुपये का फ़ंड क्रिएट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इस कॉस्ट को आप सारा फेडरल गवर्नमेंट उठा नहीं सकती, आपके लॉसेज इतने बढ़ जाएंगे फेडरल लेवल के ऊपर कि वो हमें मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। जी, मैं तो एक स्टेप आगे जाऊंगा। मेरे ख्याल में अब हालात बहुत तेजी से इस तरफ चल रहे हैं कि पाकिस्तान को एक मालियाती इमरजेंसी डिक्लेयर करके इस इशू के लिए, चाहे वो 3 महीने के लिए हो, बजट तक हो, लेकिन इस इशू को हैंडल करना है कि पाकिस्तान के अवाम को भी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उनको इस ये जो असर आ रहा है उससे बचाना है। दूसरी तरफ जहाँ कीमत का इशू है, साथ ही सप्लाई का बहुत बड़ा इशू है कि सप्लाई को मेंटेन रखना। अभी तक तो हुकूमत कामयाब है कि सप्लाई के इश्यूज में हमें कोई रुकावट नहीं आई और
सऊदी अरब ने हमारी हेल्प की कि जो रेड सी पे उनकी पोर्ट है वहां से वो उन्होंने हमें सप्लाई दी, लेकिन आपको पता है फुजेरा में हमने कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हुई। तो लिहाजा सप्लाई को मेंटेन रखना भी एक चैलेंज होगा। ऑफ कोर्स अवाम को और सार्फिन को तकलीफ है कीमत की, लेकिन इकोनॉमी का चलते रहना किसी भी लेवल पे वो भी एक प्रायोरिटी है। तो जो बहुत सारी बातें तो सिलाई साहब ने कर दी हैं। रेमिटेंसेस का इशू अभी तो नहीं है, लेकिन अगर ये तनाव जारी रहता है तो 2 या 3 महीने के बाद वो भी एक संजीदा मामला पाकिस्तान के लिए बन सकता है। हमारी बहुत डिपेंडेंस है अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मेंटेन करने के लिए। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं क्योंकि लाखों पाकिस्तानी खासतौर पर सऊदी अरब और यूएई में रोजगार के लिए वहाँ काम करते हैं, मुकीम हैं। तो उनके ऊपर जो असर होगा या उनमें से जो ज्यादा आई थिंक टेम्पररी वेज वाले हैं अगर उनको रिलीज किया जाता है या वापस भेजा जाता है तो ये सारे इश्यूज पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल का बायस बन रहे हैं। लेकिन अहम मैं फिर कहूंगा सबसे अहम ये है कि अवाम को इंसुलेट करके सप्लाई को अगर हम यकीनी बना सके तो फिर हम ये जो धचका है आवाम को इसको सह इंसुलेट जाएंगे। कैसे करें? पाकिस्तान आपके जहन में क्या 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 तरीकाकार इख्तियार जी किया जाए? जी यही जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि हमें जो है टेम्पररीली जितने भी एक कैलकुलेशन इसकी हो सकती है कि जितनी भी हमें एक कुशन का या एक फंड क्रिएट करना है जो फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो सूबों को जो रिक्वेस्ट जो करनी है। लेकिन आई थिंक इससे पहले ये भी हमेशा सीसीआई में डिस्कशन जो है वो शिकार हो जाती है दूसरे इश्यूज का, सियासी इश्यूज का। तो संजीदगी से सोचना चाहिए कि अगर ये एक या तेल की कीमत एक खास लेवल से ऊपर जाती है $130 या 125 से, तो जरूर इस पर सोचना चाहिए कि क्या एक महदूद मालियाती इमरजेंसी लगाकर जो वफाकी हुकूमत है वो अपने लिए वसाइल पैदा कर ले, क्योंकि मुल्क हम सबका है, सही। सबका साझा है। किसी को अगर मुल्क को रिलीफ मिलता है, पूरे मुल्क को रिलीफ मिलना है, सिर्फ एक सूबे को नहीं मिलना। तो इस पर संजीदगी से सोचना चाहिए। इसीलिए आइन में ये इस तरह की जो गुंजाइश है वो रखी जाती है कि हुकूमत के पास लीवे हो कि जब जरूरत पड़े। आप देख ही रहे हैं कि सूबों के पास तो यूजुअली हम वसाइल की कमी नहीं है। अब ये माली साल का 9वां महीना जा रहा है, लेकिन बाकी हुकूमत तो मुस्तकिल कमी का शिकार है और आने वाले दिनों में हम सबका एक चूंकि मुश्तरका कॉज है, तो संजीदगी से जो आईनी इसमें गुंजाइश है उस पर सोचना चाहिए। डॉक्टर शहजादा नईम नवाज साहब प्रोफेसर हैं, पाइड में वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर, क्या महंगाई के ऊपर असरात मुरतब होंगे ये जो तेल की कीमतें और बहरान है ईरान की जंग के बाद? थैंक यू वेरी मच जी फॉर इनवाइटिंग मी। पाइड के बिहाफ पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बात करने का मौका दिया जी। इसमें बुनियादी जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ वेरी सेंसिटिव, जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं उसके साथ सेंसिटिव है जी, ये काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इसका जो इम्पेक्ट है टुवर्ड सीपीआई इन्फ्लेशन, इसमें डिपेंड्स के गवर्नमेंट इसको मार्केट प्राइसिंग किस तरह से डिटरमिन करती है, लाइक फौरी इम्पेक्ट पास ऑन नहीं करती, तो इसकी फ्यूचर में इम्प्लीकेशंस जो है वो मल्टी फोल्ड हैं। लेकिन इसका जो इम्पेक्ट हमने जो इनिशियल वर्किंग की है, इसका पेट्रोल और डीजल दोनों के चैनल से जो है वो काफ़ी इसका प्राइसेस जो है वो एस्केलेट करेंगी आने वाले कुछ महीनों में। लाइक अगर हम माइल्ड बात करते हैं तो माइल्ड में ये 1.78% जो है वो बेस लाइन से इसकी इंक्रीज है, सर्टेनली मैनेजेबल है। लेकिन जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं पॉसिबली ये मैनेजेबल शायद ना रहे। नेचुरली उसके लिए फिस्कल स्पेस आपको क्रिएट करनी पड़ेगी विदाउट हर्टिंग द आईएमएफ प्रोग्राम एंड जो आपका पब्लिक फाइनेंस में जो बेसिक पैरामीटर यूज होता है प्राइमरी बैलेंस, उसको हर्ट किए बगैर, जिसमें सूबों का काफ़ी रोल हो सकता है। तो बुनियादी तौर पे इन्फ्लेशन का जो इम्पेक्ट है वो ये 12 से 13% तक जो है वो जा सकता है। और इन सम केसेस जहाँ पे अगर एक्सचेंज रेट जो है वो डिस्टरबेंस होती है तो इसको आप ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये स्लोली होगा आने वाले 1 से 6 महीनों के बीच में जी। अच्छा डॉक्टर शहजादा साहब, जो अभी प्राइसेस हैं दुबई में और ओमान में वो $150 से ऊपर क्रूड जा चुके हैं। हम ब्रेंट की प्राइसेस आमतौर पर कोट करते हैं, पाकिस्तान के केस में अभी वो बहुत रेलेवेंट नहीं होगा क्योंकि दुबई वाली मार्केट भी और ओमान वाली भी
वहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ऊपर जा चुकी हैं। डीजल तो $190 पे पर बैरल जा चुका है। जब ब्रेक करीब आ गई है, मुझे ब्रेक लेनी, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप इस साहब, इस सारी सूरत हाल को अगर सामने रखें तो क्या ऐसे इकदाम हुकूमत को करने चाहिए कि थोड़ी इकॉनमी भी चलती रहे और हमारे वो नंबर्स भी इतने आउट ना हो जाए कि IMF से कल को ट्रबल शुरू हो जाए? लोगों का भी मफाद सामने रखना। देखिए, एक तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, वो CCI वाली। दूसरा कि सारा जो बोझ है वो वफाक को खुद नहीं लेना चाहिए, बल्कि कुछ बोझ जो है वो सूबों को भी पास ऑन करना पड़ेगा और उनको भी इसको शोल्डर करना पड़ेगा। एक चीज़ जो कि हुकूमत को नहीं करनी चाहिए इस वक्त, वो है राशनिंग। राशनिंग जो है ये आपकी पेरिफेरी में और छोटे अजला में तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी। ये एक पैनिक क्रिएट करेगी। अगर आप इस वक्त कोटा लगा देते हैं गाड़ी पे, तो हर वो शख्स जो अफोर्ड कर सकता है, अगर उसको 10 लीटर चाहिए तो वो उसका चाहेगा कि टैंकी फुल करे, जिसके नतीजे में खामखा की एक शॉर्टेज पैदा होगी। हाँ, अलबत्ता हमारे पास जो तीसरा IMF का जो रिव्यू था वो अभी ओपन है, वो विंडो, और वो मिशन यही कह के वापस गया था कि वो देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पे इस जंग के असरात कैसे होंगे, ताकि उसके मुताबिक अगले माली साल के बजट के जो नंबर्स हैं उनको फाइनल किया जा सके। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर जो है इकनॉमिक डिप्लोमेसी से काम लिया जाए और PDL को मौखर करवा लिया जाए कुछ महीने के लिए, तो फिर हुकूमत के पास इतना कुशन ज़रूर मिलेगा कि 150 रुपये के करीब जो ड्यूटीज़ हैं, अगर वहाँ से थोड़ा कुशन मिल जाए, थोड़ा सा इम्पैक्ट पास ऑन कर दे, तो गुजारा चलता रहेगा। लेकिन आप PDL को भी IMF से कम करवाना चाहेंगे ना, तो वो बोलेंगे कि एक्सपेंडिचर्स कम करो। वो तो इस वक्त सूबों को जितना भी डेवलपमेंट बजट है और वफाक के भी, वैसे भी वफाक अपना PSDP कभी भी पूरा खर्च नहीं करता। सूबों को भी इस वक्त रोकना पड़ेगा कि वो फ्रीज कर दें उसे, उसको फ्रीज कर दें। एक ऐसे आपके पास बफर क्रिएट हो जाए कि आप कम से कम 6 महीने के लिए आगे चल सके। चूँकि मुझे इसका जो एक और बड़ा खदशा नज़र आता है वो ये है कि अगर जैसे आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रेड लाइन क्रॉस कर दी ईरान ने और अब वो कुछ करना चाहेंगे, अगर पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्टेशन हुई सऊदीया की और वो ज़ाहिर है कि हम पूरी नहीं कर पाएंगे बहुत सी वजूहत की बिना पे, तो ये ना हो कि हमारा जो डेफर्ड पेमेंट पे उनसे तेल मिलना है या रोल ओवर अगर वो अपने $3 बिलियन वापस मांग लें, तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी शदीद मुश्किल पे सूरत हाल होगी। और हमें इन सारे महाजों को सामने रखते हुए इस वक्त अपनी खुर्रम साहब की बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इकनॉमिक एमरजेंसी जो है वो उसकी तैयारियाँ हमें करना होगी। खुर्रम साहब, जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ माहिदा है, और पाकिस्तान और सऊदी अरब में बहुत ही कॉर्डियल और वार्म रिलेशन है, हम पूरी पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ लोग अपने दिलों में बहुत उसको मोहतरम जानते हैं उस जगह को, और हर पाकिस्तानी के दिल में उसकी एक मोहब्बत जो है वो मौजूद है। लेकिन हमारी एक डिफेंस पैक्ट है ईरानियन सिचुएशन में, आपको लगता है कि ये कोई इशू क्रिएट हो सकता है? जी, अगर तो इसको स्ट्रिक्टली जो मुआहदे में देखा जाएगा तो इशू क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक दिफाई मुआहदा है। हम कमिटेड हैं सऊदी अरब के दिफा के लिए, लेकिन जिस तरह अभी मुआहदे की सूरत हाल है, हम कोई कमिटेड नहीं है कि हम सऊदी अरब के साथ मिलकर किसी तीसरे मुल्क पर हमला आवर हो। तो जहां तक तो हरमैन शरीफैन के दिफा का ताल्लुक है, आपने दुरुस्त कहा कि हम सब पाकिस्तानी जो हैं उनके दिल से ये आवाज उठती है। लेकिन जो मुआहदा है म्यूचुअल डिफेंस का, वो भी यही कहता है कि हमें एक दूसरे का दिफा में उसकी मदद के लिए आना है। तो ये जरूर है, अगर आप इसको थ्योरेटिकल कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की कुछ मुआवनत करे कि जो हमला ईरान की तरफ से होता है उसको रोकने में, लेकिन ईरान के ऊपर हमलावर होने के लिए पाकिस्तान की अफवाज या पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, जहां तक मैं समझ पाया हूँ इस एग्रीमेंट को, वो इस्तेमाल नहीं होंगे और ना ही होने चाहिए, क्योंकि हमने सऊदी अरब का दिफा करना है, हमला नहीं करना। ईरानी वजीर खारजा से बात की थी, तो मेरे ख्याल में हमारे जो फील्ड मार्शल भी हैं और शायद इसहाक डार साहब भी हैं, इनको एक्सटेंसिव इंगेजमेंट करनी चाहिए ईरानियन जो लीडरशिप अवेलेबल है, और दूसरी तरफ सऊदीज के साथ भी, ताकि इनका हमारा आपस में वहां पे मसाइल ना पैदा हो। हमारा इस वक्त जो वन ऑफ द हाईएस्ट नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो ये है कि जो अमेरिका इसराइल की ईरान से जंग है वो ईरान और अरब जंग में तब्दील ना हो। तो वो तो जो उनकी हॉस्टिलिटीज हैं वो अपनी जगह पर रहेंगी, लेकिन ईरान और जो अरब ममालिक उनके दरमियान जंग ना होना या उसको एक मिनिमम लेवल पर बरकरार रखना पाकिस्तान का इस वक्त हाईएस्ट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। और इसके लिए
दार साहब भी काम कर रहे हैं, वज़ीर आज़म भी और फील्ड मार्शल भी, तीनों इस वक्त फील्ड में हैं कि इस इवेंचुअलिटी को रोक दिया जाए। और बाज लोगों में ज़ाहिर है हर मुल्क के जज्बात हैं जिस पर हमला होता है, लेकिन उनको यही समझाना कि लॉन्ग टर्म में अमेरिका यहाँ नहीं होगा। अमेरिका ऑलरेडी जो है वो तो चाहता है कि इस खित्ते की जो सिक्योरिटी प्रोविजन है वो इसराइल के हाथ में देकर वो पीछे हट जाए, क्योंकि अब अमेरिका सऊदी अरब से या दूसरे अरब ममालिक से तेल नहीं खरीदता, उनके ऊपर उसका दारोमदार नहीं रहा, तो लिहाजा उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी मिडिल ईस्ट में बहुत कम हो गया है। तो ये जो चीज है पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स बड़ी अहम भी है, और आने वाले महीनों में पाकिस्तान की जो जियो पोलिटिकल अहमियत है उसमें कई गुना इजाफा होगा इस जंग के बाद। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम दस्तगीर साहब, डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब। आज के प्रोग्राम इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।